पिछले 25 साल का सबसे बड़ा तूफान बिपरजॉय गुजरात के तट से टकरा चुका है। इस वक्त काफी तेज हवाएं चल रही है और बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने अब से थोड़ी देर पहले ये ऐलान किया है कि बिपरजॉय तूफान जो है वो गुजरात के तट से उसका लैंडफॉल शुरू हो चुका है और ये लैंडफॉल आज देर रात तक पूरा होने की उम्मीद है। यानी देर रात तक पूरा का पूरा जो तूफान का जो एरिया है, रेडियस है, वो ज़मीन पर आ जाएगा समुद्र से हटकर। और अब आइए आपको सुनवाते हैं मौसम विभाग का क्या कहना है लैंडफॉल पर। जखौ के आसपास जो एरिया है जहां आई पास करेगा, पहले फॉरवर्ड सेक्टर ऑफ द आई वॉल आएगा और तब विंड स्पीड बढ़ते हुए 115 to 125 kmph हो सकता है। फिर जब आई पास कर जाएगा, फिर रेयर सेक्टर साइक्लोन का आएगा, तब फिर जब 1 घंटे के लिए कि आधा घंटे के लिए जो विंड स्पीड कम हो गया होगा, फिर विंड स्पीड बढ़ेगा और 115 to 125 kmph फिर विंड आ सकता है। मैं आपको ये से एक्सप्लेन करता हूँ। जो अभी ये वॉल क्लाउड अप्रोच कर रहा है कच्छ कोस्ट की तरफ, यहाँ पे विंड स्पीड बढ़ रहा है और ये विंड स्पीड का डायरेक्शन यही होता है कि ईस्टर्ली डायरेक्शन से जाकर वेस्ट की तरफ विंड जा रहा है। अभी जैसे ये मूव करके यहाँ तक आ जाएगा लैंडफॉल के टाइम, तब यहाँ विंड कम हो जाएगा, नहीं तो वेरी स्लो हो जाएगा विंड, जैसे 5 to 10 kmph। इसके बाद ये जो रियर सेक्टर है, ये रियर सेक्टर यहाँ आएगा, फिर हेवी रेन शुरू होगा और फिर स्ट्रांग विंड भी शुरू होगा। इसीलिए जब ये हाई पास कर रहा होगा, तब यानी कभी भी कोई भी व्यक्ति ये महसूस करे कि ऑल ऑफ ए सडन बारिश बंद हो गया, नहीं तो ऑल ऑफ ए सडन विंड बहुत कम हो गया, ये मत सोचिए कि साइक्लोन डिसिपेट हो गया। मगर साइक्लोन का आई आपका रीजन ऊपर जा रहे हैं, ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव है। आपको वेट करना है जब तक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये नहीं बोला है कि साइक्लोन कंप्लीटली अंदर चला गया, तब तक आप सेफ प्लेसेस में रहिए, साइक्लोन शेल्टर के अंदर रहिए, बाहर मत आइए। ये खासी इम्पोर्टेंट बात है जो मौसम विभाग ने बताया है कि इसका लैंडफॉल शुरू हुआ है, आधी रात तक ये पूरा ज़मीन पर आएगा और इस बीच में हवाएं कम या ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये नहीं मानना चाहिए कि तूफ़ान गुजर चुका है। असल में इस तूफ़ान का जो केंद्र है आई है, वो उसका डायमीटर भी 50 किलोमीटर का बताया है आईएमडी ने। तो आईएमडी के अपडेट्स पर लोग नज़र रखें और उसी के हिसाब से चले। उन तमाम इलाकों में लोग अपने घरों में सुरक्षित रहे, यही अपील सरकार ने भी की है। और अब आपको द्वारका का मंजर दिखाते हैं, वहाँ का हाल बता रही है हमारी सहयोगी विनया। जी, साइक्लोन बिपरजॉय का इम्पैक्ट अब लगातार बढ़ रहा है। हम अगर देखें तो लैंडफॉल अब शुरू हो चुका है और इसके चलते हवाओं की जो गतिविधि है वो भी काफी बढ़ गई है। हम हैं द्वारका में और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हवाएं काफी तेज हो रही हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे काफी बारिश भी थी, अब बारिश थोड़ी थम गई है, लेकिन हमारा वीडियो जर्नलिस्ट आपको हवाओं की स्थिति दिखा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि तेज हवाओं की वजह से किस तरीके से पेड़ तक यहाँ पे जो है वो स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं। पीछे आपके एक होटल है और अगर आप देखें तो होटल की जो एंट्री है वो भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। आज गुजरात में जब ये लैंडफॉल हो रहा है, तब तकरीबन 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पे पहले से ही हिलाया गया है। प्रशासन का ये कहना है कि जानो माल का जो खतरा है उसके वो ना हो, इसलिए काफी सारे प्रबंध किए गए हैं। और बिपरजॉय तूफान का जब से इसके आने की सूचना हुई है, तब से एक नाम बहुत लोगों के जहन में है, जखौ का। तो जखौ का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता जनक दवे। साइक्लोन बिपरजॉय का असर अभी से देखने को मिला है। मैं फिलहाल अभी जखौ और नलिया के पास में हूँ, वही जखौ जगह जहाँ से ये साइक्लोन गुजरने वाला है। रात को 9 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है, यानी अब से। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि शाम से लेकर रात को 9 बजे तक किसी भी वक्त ये साइक्लोन है वो इलाकों में टकरा सकता है। तस्वीरों से आपको अंदाज़ा लगेगा कितनी तेज़ हवाएं यहाँ चल रही है। बारिश भी इसके साथ होती है। बारिश और तेज़ हवाओं का कॉम्बिनेशन डेडली हो जाता है और वो काफ़ी घातक भी होता
होता है कई बार। और ये देखिए तस्वीरों में आप देख लीजिए, इस तरफ आपको जो दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं दिखाऊं वहाँ पर कैसे देखिए पेड़ किस तरीके से झुकते नज़र आ रहे हैं तेज़ हवाओं के सामने। और जो मौसम विभाग ने अंदेशा जताया कि रात को 9 बजे लगभग 125 से 135 किलोमीटर के आसपास से तेज़ हवाएं यहाँ पर चल सकती है। अगर यहाँ की गस्टिंग स्पीड आपको मैं बताऊँ, इस यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर देख लीजिए, गस्टिंग स्पीड के साथ अगर देखा जाए तो वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि नॉर्मल स्पीड अभी हवाओं की वो 76.9 यानी 77 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी 80 किलोमीटर की रफ्तार से अभी हवाएं चल रही है। और जब ये साइक्लोन हिट होगा तब ये 120 होगा, तो अंदाज़ा लगा लीजिए उस समय क्या होगा। ये देख कर ही पता चलता है कि स्थिति किस हद तक उस समय भयावह हो सकती है। और यहाँ पर अगर फोरकास्टिंग में अगर मैं आपको बता दूं, इसकी फोरकास्टिंग में अगर देखा जाए तो फोरकास्टिंग में देखने वाली बात होगी कि फोरकास्टिंग में कहा जा रहा है कि रात को 9 बजे के आसपास। तो ये आपने देखा द्वारका और जखौ का हाल। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां से लाइव जुड़े हुए हमारे संवाददाता केतन जोशी। केतन, ये बताइए कि किस तरीके की खबरें अहमदाबाद में मिल रही हैं आपको, और लैंडफॉल तो शुरू हो चुका है, तैयारियां कैसी हैं? बिल्कुल, लैंडफॉल है वो जखौ में हो गया है, लेकिन इनका असर अहमदाबाद तक आ गया है। इस वक्त हम अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर मौजूद है और यहाँ खड़ा रहना अभी फिलहाल मुश्किल लग रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये रिवर फ्रंट है कि समंदर है, ये पता नहीं चलता है। पूरा रिवर फ्रंट है वो खाली करवाया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी काफी एक भय का माहौल है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो अटल ब्रिज है वो अटल ब्रिज को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ अभी जो हवाएं चल रही है उनकी जो गति है वो प्रति घंटा 40 से 50 किलोमीटर बताई जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब जखौ के आसपास ये टकरा चुका है और आगे जब इसकी तीव्रता बढ़ेगी तब 100-125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जब आएगा तब क्या स्थिति होगी। अहमदाबाद में भी एक सन्नाटा है और आसपास के पूरे एरिया जहां पर ये 18 किलोमीटर का ये रिवर फ्रंट है उसको भी अभी बंद करवाया गया है। और अचानक तेज हवाएं यहाँ पर चलने लगी है और ये समंदर के पानी की तरह यहाँ का पानी है वो उछल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभी 5 घंटे निकालना काफी मुश्किल है और 5 घंटे है वो काफी क्रूशियल रह सकते। जी, तो ये थे तमाम मंजर आप देख रहे थे गुजरात के अलग अलग हिस्सों से। केतन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये तूफ़ान हल्का गुजरेगा। हालांकि आज आधी रात तक का वक्त गुजरात के लिए भारी रहेगा, जैसा मौसम विभाग का कहना है, और हवाएं बीच में कम हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं। जब तक ये तूफ़ान पूरी तरीके से निकल नहीं जाता तब तक लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। सरकार पूरे अमले के साथ लोगों के राहत और बचाव के लिए जुटी हुई है। पढ़ते हैं खबरों में आगे। पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो केस में कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। हालांकि दूसरे मामलों में दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। बताइए असीम, क्या हुआ आज? यौन शोषण मामले में 7 पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इसमें 6 बालिग थी जबकि 1 नाबालिग थी। तो दिल्ली पुलिस ने इसमें 2 एफआईआर दर्ज की थी। जो नाबालिग लड़की थी उसके मामले में पॉक्सो में केस दर्ज किया गया था और इसमें पुलिस ने आज अपनी कैंसिलेशन रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर दे दी है। पुलिस ने इस मामले में बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उनको किसी भी तरह के सबूत नहीं मिले। खासतौर पर जो पीड़िता है या फिर उसके पिता है उन्होंने अपने बयानों को दर्ज किए गया बयानों को वापस ले लिया है। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस मामले की सुनवाई अब 4 जुलाई को होगी। लेकिन जो दूसरा मामला था जिसमें कि 6 बालिग पहलवान थी उसके अंदर दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर फाइल कर दी है। इसके अंदर धारा 354, 354A और 354D लगाई गई है। ये जो है मोलेस्टेशन की धारा है, स्टॉकिंग की धारा है, आउटरेजिंग वुमेन मोडेस्टी की धारा है। ये सारी धाराएं अवेलेबल है। राउज एवेन्यू कोर्ट जल्दी इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तब देखना होगा कि ये मामला जो है किस दिशा की तरफ जाता है। शुक्रिया असीम। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बार फिर से कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। 22वें लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर
कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इस पर आम लोगों और धार्मिक संगठनों से राय मांगी गई है। लॉ कमीशन ने सुझाव देने के लिए 30 दिन का समय दिया है। अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल इसे बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की हालत ऐसे ही जैसे तूफान आए और उसमें उसका जहाज फंस जाए, आधा डूब जाए, और वो छटपटा रही है मुद्दों की तलाश में। हिमाचल में, कर्नाटक में पिटने के बाद कोई मुद्दा तो आए जो उसे बचाए, उसी दिशा में ये कदम है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर सरकार की नीति और नीयत क्या है। देखिए, भारत का संविधान सभी को धार्मिक आजादी देता है और कॉमन सिविल कोड वो सबके धार्मिक अधिकारों को छीनने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कॉमन सिविल कोड पे केवल राजनीति करना चाहती है। चुनाव से ऐन वक्त पहले, जब 8 महीने 9 महीने का समय चुनाव में रह गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कानून लाके देश में विभाजन करना चाहती है। लेकिन देश की जनता वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे में आने वाली नहीं। इधर कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने आज कई बड़े फैसले लिए हैं जो आने वाले दिनों में सियासी तूफान मचा सकते हैं। इसमें बीजेपी शासनकाल में लाया गया धर्मांतरण रोकथाम कानून भी है। इसके अलावा केबी हेडगेवार, वीर सावरकर से जुड़े चैप्टर्स को स्कूली पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा सिद्धरमैया सरकार स्कूली पाठ्यक्रम को रिव्यू भी करेगी। कर्नाटक सरकार के इन फैसलों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कर्नाटक के पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता वीसी नागेश ने कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों के वोट चाहती है, सिद्धरमैया सरकार हिंदुओं के खिलाफ है, कांग्रेस हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहती है। और भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कितनी है जरूरत, क्या इसे लागू करने का समय आ चुका है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही और बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 311 अंक गिरकर 62,918 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक गिरकर 18,688 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी फार्मा, एफएमसीजी, ऑटो इंडेक्स में रही। बैंकिंग शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी का कहना है कि हेल्थ केयर सेक्टर में रिटर्न बेहतर मिल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मेट्रोपोलिस हेल्थ टीवीज लैब और डॉक्टर लाल्स पैथ लैब में निवेश किया जा सकता है। डॉक्टर लाल नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में हावी है, मेट्रोपोलिस वेस्टर्न इंडिया में हावी है। डॉक्टर लाल हमारे लार्ज कैप और मिड कैप पोर्टफोलियोज में कंसिस्टेंट कंपाउंडर और राइजिंग जायंट्स में है। मेट्रोपोलिस हेल्थ को हमने हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो लिटिल चैम्प्स में शामिल किया है। मुंबई और स्पेसिफिकली महाराष्ट्र का लीडर, कोविड के एग्जिट में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इवन एक्सक्लूडिंग कोविड रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रही है। अमीरा शाह ने इस कंपनी को बखूबी से चलाया है इन द 6-7 years that we've seen this company in the public market. So Metropolis is the sole addition in Little Champs last 3-4 महीने में। मैसिव इंडस्ट्री है, $10 बिलियन, करीबन $2 बिलियन लार्ज प्लेयर्स के हाथ में है, $8 बिलियन छोटे छोटे मॉम एंड पॉप शॉप्स के पास है। इसलिए ग्रोथ रनवे मेट्रोपोलिस के लिए, डॉक्टर लाल के लिए मेरे ख्याल से लंबी है। और ये डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट तो है नहीं, आप और मैं बोल नहीं सकते कि जीडीपी ग्रोथ के आसपास हम पैथ लैब टेस्ट ज्यादा या कम करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कारोबारियों के लिए एक राहत की खबर है। अब कस्टम क्लियरेंस के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कार्गो का क्लियरेंस घंटे भर में हो जाएगा। वित्त मंत्रालय कस्टम 1 के प्रस्ताव पर काम कर रही है। आलोक प्रियदर्शी से डिटेल लेते हैं। बताया आलोक, क्या क्लियरेंस पर किस तरीके की प्रक्रिया बनाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कारोबारियों के लिए अपने कंसाइनमेंट का फास्ट और स्मूथ कस्टम क्लियरेंस करा पाना एक बड़ी चुनौती होती है और इसको लेकर इनके काफी पैसे और समय की भी बर्बादी होती है। सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरकार कस्टम 1 नाम के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसके तहत चाहे किसी तरह का भी इंटरनेशनल कार्गो हो, चाहे वो सी कार्गो हो, एयर कार्गो हो या फिर रोड कार्गो, सभी तरह के कार्गो का कस्टम क्लियरेंस 1 घंटे के भीतर करने की योजना है।
दरअसल कस्टम वन नाम की इस योजना को लेकर सरकार काफी ठोस कदम आगे बढ़ा चुकी है और इस दिशा में जल्द ही स्टेक होल्डर्स की बैठक बुलाई जाएगी और उसमें स्टेक होल्डर से सुझाव भी मांगे जाएंगे। दरअसल अभी तक जो एयर कार्गो का जो टर्न अराउंड टाइम है लगभग 24 घंटे है, जबकि सी कार्गो में 3 से 15 दिन तक अमूमन लग जाते हैं। तो इस दिशा में सरकार कोशिश कर रही है कि एक्सपोर्टर की खास तौर से लागत कम हो जाए और साथ ही साथ जो पूरी कस्टम क्लियरेंस की प्रक्रिया है वो स्मूथ और फास्ट बने। इसको लेकर सरकार इस कस्टम वन नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और सरकार जो आज़ादी का अमृतकाल है उस दिशा में, उस समय में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लागू करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। और देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है चार्जिंग स्टेशन। सरकार हजारों करोड़ सिर्फ चार्जिंग स्टेशन लगाने पर खर्च कर रही है, लेकिन खुद सरकार के मुताबिक अभी चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल सिर्फ 5% हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने चार्जिंग स्टेशन का जायजा लिया। नोएडा की फिल्म सिटी में मौजूद जंग लगा ये चार्जिंग स्टेशन देश के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है। इसकी हालत देखकर लग रहा है कि महीनों से यहाँ कोई गाड़ी चार्ज नहीं हुई है। यहाँ तक कि चार्जिंग केबल भी कोई काट कर ले जा चुका है। करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार किया, लेकिन उनकी हालत किस तरह की है, उनका रखरखाव क्या है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं ये किसी को पता नहीं। फिल्म सिटी में ये चार्जिंग स्टेशन बना हुआ है, इसे ESL ने तैयार किया था और उम्मीद थी कि यहाँ पे लोग गाड़ियाँ चार्ज करेंगे, लेकिन इसकी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि सालों से इसे इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरी तरह से इनएक्टिव है, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। और जब इस्तेमाल नहीं होता है तो होता क्या है, ये जो चार्जिंग वायर यहाँ पे होनी चाहिए जिससे आप गाड़ियों को चार्ज करते हैं, वो भी ऐसा लगता है कि किसी कोई काट के यहाँ से ले गया है। यहाँ हमें कोई पावर का सोर्स तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ तारों का पूरा जंजाल दिख रहा है। साफ तौर पे सरकार ने जो उम्मीद की थी कि लोग चार्ज करेंगे वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बल्कि बहुत सारे ऐसे चार्जिंग स्टेशन हैं जिनकी हालत ऐसे ही जर्जर हो गई है। ना गाड़ियाँ चार्ज करने के लिए आती हैं, ना इनमें पावर सोर्स है, ना ही ये पूरी तरह से किसी तरह से एक्टिव है इस वक्त। जब हम दिल्ली के पॉश लोधी रोड पहुंचे तो पता चला कि यहाँ कई सारे चार्जिंग स्टेशन हैं, लेकिन सभी चार्जिंग स्टेशन खाली दिखे। इनमें से कई सारे चार्जिंग स्टेशन खराब भी हैं। जो ठीक है वहाँ भी दिन भर में सिर्फ 1-2 गाड़ी ही चार्ज होती है। लोधी रोड के मेन मार्केट में 3 में से 2 चार्जिंग स्टेशन कम से कम ऑपरेशनल है, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ इनका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। चार्जिंग स्टेशन तो है लेकिन यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं लगी हैं। जाहिर है जिस उम्मीद के साथ इन्हें बनाया गया था उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। आखिरकार हमें गाड़ी चार्ज होती दिखी, लेकिन ड्राइवर ने बताया कि इतने सारे चार्जिंग स्टेशन के बावजूद उसे काम कर रहे स्टेशन को खोजने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। सर चार्जर की खराब होने की कंप्लेंट नहीं होती है। जैसे कोई कंप्लेंट करे चार्जिंग वगैरह तो ये सही करे, लेकिन ये रिपेयर नहीं हो पाते हैं। आखिर में बात करते हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस की। कभी इस इलाके को EV जोन बनाने की भी चर्चा थी। हर ब्लॉक में चार्जिंग स्टेशन लगाया गया था, लेकिन एक भी इस वक्त काम नहीं कर रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इनमें से कई चार्जिंग स्टेशन के पार्ट्स तो चोर चुरा कर ले जा चुके हैं। सर चार्जर तो करीब सभी ब्लॉकों में है, पर चार्जर ये करीब साल भर हो गया। कोई चार्जर आज सही भी था वो सब भी तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं लोग बाग। यहाँ चर्सी लोग ज़्यादा घूमते हैं क्योंकि इसका गन काट के ले जाते, कभी डिस्प्ले तोड़ दे रहे हैं। चार्जर कोई अवेलेबल नहीं है, CP के अंदर काम नहीं करता है सर। फेम 2 स्कीम में करीब 1000 करोड़ रुपए सिर्फ EV चार्जिंग स्टेशन के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियां भी अपने चार्जिंग स्टेशन लगा रही हैं। हाईवे से लेकर पेट्रोल पंप तक हर जगह चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है, लेकिन अभी का हाल ये है कि जहां चार्जिंग स्टेशन है वहां गाड़ियां नहीं है और जहां गाड़ियों को जरूरत है वहां कोई स्टेशन नहीं है। ये है दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल। किसी चार्जिंग पॉइंट का डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है तो किसी का कनेक्शन खराब है, और यहाँ पे हर ब्लॉक में एक चार्जिंग पॉइंट ज़रूर लगाया गया है, लेकिन इस वक्त काम में एक भी नहीं आ रहा है। जाहिर है ऐसे में सरकार का ये अनुमान बिल्कुल सही लगता है कि देश के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ 5% ही काम में आ रहा है। कैमरामैन बलवीर के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। और इसी के साथ से आपका स्वागत है आवाज़ समाचार में। दिल्ली में आज मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लग गई। आग लगने के कारण कोचिंग में आए छात्रों के बीच अफरा तफरी मच गई। फायर एग्जिट ना होने के चलते छात्रों को जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से तार के सहारे नीचे उतरना पड़ा। कुछ छात्रों को तो खिड़कियों और बालकनी से कूद कर जान बचानी पड़ी। हादसा मुखर्जी नगर की ज्ञाना बिल्डिंग में हुआ। आग लगने के कारण AC में शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है।
मौके पर करीब 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मौजूद थे। हादसे में बड़ी जान हानि नहीं हुई है। तार के सहारे नीचे उतरने के कारण 4 छात्रों छात्र घायल हुए हैं और इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आग भी अब काबू में है। बिल्डिंग से छात्रों का उतरते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो अपने बच्चे को इतने दूर दराज भेजते हैं, वो पढ़ने के लिए भेजते हैं, कई के आंख टूट गए, फट गए, कई के पैर टूट गए। अब ये बताइए कि उन माँ बाप की क्या गलती है जो भरोसा करके यहाँ पे भेजते हैं। यहाँ घरों में इंस्टीट्यूट चल रहा है, घरों में 24/7 लाइब्रेरी चल रहा है, पीजी चल रहा है, जिसमें एक फ्लोर पे 20-20 बच्चा रहता है। तो ये घटना तो लाजमी है। यहाँ पर तो करीबन 500 से 500 से ऊपर बच्चे होंगे, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस SHO ने खूब हमारा साथ दिया। उड़ीसा के गजपति जिले के किसान अब अफ्रीकी देश गैबोन के किसानों को ट्रेनिंग देंगे। गैबोन करीब $1 बिलियन के कृषि उत्पाद आयात करता है, लेकिन अब कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए गैबोन ने भारत से मदद मांगी है। उड़ीसा के सेंचुरियन यूनिवर्सिटी और गैबोन के AOM ग्रुप की मदद से बन रहे गैबोन के पहले एग्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए ये किसान वहां जाएंगे। मेरे लिए खुशी की विषय है, मेरे गृह राज्य उड़ीसा की एक एस्पिरेशनल जिले की, ट्राइबल डोमिनेटेड जिले की किसान अभी गैबोन जाएंगे। वहाँ एज एजुकेशन एग्रीकल्चरल इंस्ट्रक्टर के नाते वहाँ के लोगों को खेती सिखाएंगे, मक्के की खेती सिखाएंगे, केला कैसे होगा उसको बताएंगे। गैबोन खुद $1 बिलियन का फूड इंपोर्ट कर रहा है बहुत बाहर से, तो उनका गवर्नमेंट चाहता है कि वहाँ पे उनका एटलीस्ट फूड सफिशिएंसी हो जाए, तो इसलिए वो 9000 हेक्टेयर का वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे एग्रीकल्चर एसईजेड तैयार कर रहे हैं। उसमें वो एग्रीकल्चर एसईजेड जो बना रहे हैं वो हमारा बारे में हमने बोला था लास्ट 1 ईयर के बाद। पहले हमने अफ्रीका एम्बेसडर को एक ने रोड शो करके दिखाया था हमारा कैपेबिलिटी क्या है। उसमें से बहुत एम्बेसडर हमको हमारे पास आके दिखे थे। जो राजेश जी वहाँ के जो गैबन के ही हैं, वो गुजरात के हैं लेकिन गैबन का सेटल्ड है। वो जो इम्प्लीमेंटर है वो प्रोजेक्ट का, उनका वहाँ पे बौमा बोल के एक उनका CEO है, CEO साहब है, उन पर वो आ नहीं पाए इस बार। उनका वो एक्चुअली इनिशिएटिव लिए थे कि हमको आपका सेंचुरी यूनिवर्सिटी का साहस चाहिए। कल प्रभास और कृति सेनन की मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष बड़े पर्दे पर रिलीज के लिए तैयार है। 500 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने ट्वीट करते हुए बताया है कि इस फिल्म के वीकेंड शो के लिए पहले ही 4,70,000 से ज़्यादा टिकट बुक हो चुके हैं। और इसी के साथ तरन ने बॉक्स ऑफिस सुनामी लोडिया का भी एक अनुमान दिया है। वहीं इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड दिग्गज भी प्रभास को शुभकामनाएं दे रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर